आज हम पढ़ेंगे कि विमेन की क्या कंडीशन हुआ करती थी पहले। अगर हम 200 साल पहले से आज के टाइम का कंपेयर करें तो कुछ कंपैरिजन हम लेते हुए चलेंगे। साथ ही साथ हम कास्ट सिस्टम को लेते हुए चलेंगे कि पहले कैसे कास्ट में डिवाइड किया गया था लोगों को, और जो रेफॉर्मेशन हुआ, लाइक जो थिंकर्स आए उन्होंने सोसाइटी को कैसे चेंज करने की कोशिश की, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। अगर हम 200 साल पहले की बात करें तो जो चिल्ड्रन हैं, जो विमेन हैं, उनकी क्या कंडीशन थी उसके बारे में आज के टाइम से कंपेयर करते हुए चलते हैं। ओके, देखिए आज के टाइम की अगर हम बात करें तो जो लड़कियां हैं, स्पेसिफिकली मिडिल क्लास की यहाँ पर बात की गई है। मिडिल क्लास फैमिली से जो लड़कियां हैं वो स्कूल भी जाती हैं, इवन दो वो बॉयज़ के साथ स्टडी भी करती हैं, बॉयज़ के साथ खेलती भी हैं, राइट। और जैसे जैसे वो ग्रो होती हैं वो कॉलेज भी जाती हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी जाती हैं, और फिर उसके बाद वो जॉब भी करती हैं, है ना। लेकिन अगर पहले की बात की जाए तो पहले विमेन लाइक गर्ल्स को, बच्चों को जो है एजुकेशन नहीं दी जाती थी। स्पेसिफिकली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ गर्ल्स की, और पहले लड़कियों का बाल विवाह कर दिया जाता था। लेकिन आज के टाइम पर जो लड़कियाँ हैं उनको अडल्ट होना बहुत ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू लॉ, और बाद में उनकी मैरिज को लीगली माना जाएगा, राइट। लेकिन पहले बच्चों का बाल विवाह कर दिया जाता था, और आज के टाइम पर इतनी आज़ादी लड़कियों को है कि वो किसी भी कास्ट में, किसी भी कम्युनिटी में शादी कर सकते हैं। इवन दो जो विडोज़ हैं दे कैन रीमैरी टू। लेकिन अगर पहले की बात करें तो जो विडोज़ हुआ करती थी उनकी दोबारा शादी होना पाप माना जाता था। तो कुछ सुपरस्टिशियस बिलीफ होते थे लोगों के पहले, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें चेंज हो गई हैं। आज के टाइम पर अगर विमेन की बात करें तो वो लाइक मैन, वो इलेक्शंस में लड़ भी सकती हैं और जीतती भी हैं। तो अगर हम राइट्स की बात करें तो जो ये अधिकार थे ये सभी के थ्रू एंजॉय नहीं किए जाते थे। ओनली जो मैन हैं या बॉयज़ हैं उन्हीं को एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी, उन्हीं का सोसाइटी में अपर हैंड माना जाता था। लेकिन लड़कियों को एजुकेशन नहीं दी जाती थी, है ना। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें चेंज हो गई। लेकिन आज अगर हम पुअर पीपल की बात करें तो आज के टाइम पर इनके पास फैसिलिटीज़ नहीं हैं, एजुकेशन की तरफ इनकी एक्सेस उतनी नहीं है। और अगर पुअर फैमिली में विमेन की बात करें तो वो अपनी मर्ज़ी से अपने हस्बैंड को चूज़ नहीं कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम 200 साल पहले की बात करें तो कंडीशंस बहुत डिफरेंट हुआ करती थी। देखिए क्या होता था कि जो हिंदू और मुस्लिम हैं उनकी एक से ज़्यादा वाइफ हो सकती थी और कोई उन्हें रोक नहीं सकता था। लेकिन आज के टाइम पर ऐसा नहीं है। आज के टाइम पर जो लॉज हैं वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। प्लस जो विडोज़ हुआ करती थी उनको अच्छा माना जाता था अगर वो सती प्रथा को आगे बढ़ाती हैं। तो जैसे कि अगर वो अपने हस्बैंड के साथ उनके फ्यूनरल पर, अपने हस्बैंड के फ्यूनरल पर अगर वो खुद को समर्पित कर देती हैं तो उनको वर्चुअस विमेन माना जाता था, मतलब उनको सती कहा जाता था। और सती का मतलब क्या होता है? वर्चुअस विमेन, जिसे पवित्र एक विमेन के नाम से जान सकते हो आप, ऐसा कहा जाता था उस टाइम पर। तो बहुत सुपरस्टिशियस बिलीफ होते थे लोगों के, और विमेन का राइट भी नहीं होता था उस टाइम पर। प्रॉपर्टी पे बहुत रेस्ट्रिक्टेड होता था सब कुछ, एजुकेशन भी नहीं दी जाती थी, और ऐसा कहा भी जाता था अगर इनको बाहर भेजा पढ़ने तो ये विडो बन सकती हैं, या बहुत सारी और चीज़ें थी। जैसे कि लड़कियों का बाहर निकलना मुश्किल होता था, ऐसे सोचते थे कि लड़कियां सेफ़ नहीं हैं। एंड प्लस ये सोचा जाता था अगर ये इनको हमने पढ़ाने भेजा तो फिर ये घर का काम नहीं करेंगी। और भी बहुत सारी चीज़ें, लाइक मिंगल अप होके आप इसमें अपने विज़न को वाइड करके आप इसमें बहुत कुछ सोच के चीज़ें यहाँ पर डाल सकते हो, क्योंकि ये तो आपको पता ही है कि पहले की कंडीशन कैसी थी विमेन की। लेकिन आज के टाइम पर ऐसा नहीं है। तो इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं एक बार। लेकिन अगर हम मैन एंड विमेन से हटकर, इनके डिफरेंस से हटकर कुछ और बात भी करें तो यहाँ पर एक कास्ट सिस्टम भी आता है कि सोसाइटी को डिवाइड किया गया था कास्ट में। जैसे कि अगर ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियास की बात करें तो वो अपने आप को अपर कास्ट में रखते थे। और अगर हम अदर्स की बात करें जैसे कि मनी लैंडर्स एंड जो ट्रेडर्स थे उनको वैश्यस की कैटेगरी में रखा जाता था। एंड अगर हम पीजेंट्स की बात करें, आर्टिशंस की बात करें, स्पेसिफिकली जो वीवर्स होते थे, पोर्टर्स होते थे, इनको शूद्रास कहा जाता था, इनको शूद्रास की कैटेगरी में डाला जाता था। और जो लोवेस्ट कास्ट के जो लोग थे वो विलेज को क्लीन रखते थे, क्लीननेस वाला काम करते थे, उनको ऐसा ही कुछ काम दिया जाता था, साफ़ सफाई वाला। और जो अपर कास्ट के लोग हैं वो कुछ लोअर कास्ट के लोगों को अनटचेबल भी कहा करते थे, अनटचेबल माना करते थे। और उन अनटचेबल को अलाउड नहीं था कि वो टेम्पल में एंट्री करें, और साथ ही साथ उनको ये भी अलाउड नहीं था कि वो सेम वेल से पानी लें जहाँ से अपर कास्ट वाले लोग पानी ड्रॉ किया करते थे। मतलब कुएं से पानी निकालना होता है ना, तो जहाँ से अपर कास्ट वाले लोग पानी निकालते थे कुएं से, वहाँ से इन लोगों को बिल्कुल अलाउड नहीं था, जिनको ये अनटचेबल की कैटेगरी में रखते थे।
और ना ही अनटचेबल लोग जो है उस टाइम पर ये पॉन्ड्स में नहा सकते थे जहाँ पर अपर कास्ट नहाया करते थे, क्योंकि इनको एक इन्फीरियर ह्यूमन बीइंग की तरह देखा जाता था। लेकिन धीरे धीरे कंडीशंस चेंज हुई। जैसे कि 19th एंड 20th सेंचुरी की बात करें तो जो नॉर्म्स हैं, लोगों के परसेप्शंस हैं, वो चेंज होते गए। अब हम बात करेंगे कुछ रिफॉर्मर्स की कि उन्होंने कैसे सोसाइटी को चेंज करने की कोशिश की। तो चलिए बात करते हैं वर्किंग टुवर्ड्स चेंज। फ्रॉम 19th सेंचुरी हम देखते हैं कि काफ़ी सारे डिबेट्स हो रहे हैं, डिस्कशंस हो रहे हैं किसके ऊपर, सोशल कस्टम्स के ऊपर, या किस टाइप की प्रैक्टिसेस सोसाइटी में की जा रही है उसके ऊपर हमें काफ़ी सारे डिबेट्स एंड डिस्कशंस देखने को मिलते हैं। फिर एक नया डेवलपमेंट देखने को मिला जब एक नया तरीके का कम्युनिकेशन हुआ, जब बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड लिफलेट्स एंड पैम्फलेट्स जो हैं वो प्रिंट होने लगे। एक्चुअली जब ये प्रिंट होकर आती थी चीज़ें तो लोग इनको ज़्यादा प्रेफर किया करते थे। रीज़न ये था क्योंकि ये सब जो कम्युनिकेशन का जो आधार था, बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, लीफलेट्स एंड पैम्फलेट्स, ये बहुत चीपर हुआ करती थी। ज़्यादातर जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी वो बहुत महंगी हुआ करती थी। तो अगर दोनों में कंपैरिजन करें तो लोग इनको लेना ज़्यादा पसंद करते थे। मैन्यूस्क्रिप्ट बहुत महंगी होती थी तो सबका एक एक्सेस नहीं हो पाता था मैन्यूस्क्रिप्ट्स की तरफ। एंड प्लस पॉइंट ये होता था कि इसमें जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, लाइक अगर हम इसकी बात करें, बुक्स एंड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स एंड ऑल दोज थिंग्स जो प्रिंट होकर आया करती थी, इसमें ऑर्डिनरी पीपल अपने व्यूज़ रख लिया करते थे, उसमें अपने व्यूज़ राइट डाउन किया करते थे अपनी अपनी लैंग्वेजेस में, और हर तरीके का डिस्कशन एंड डिबेट हुआ करता था, बी इट सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस। और फिर क्या होता था कि जहाँ जहाँ ये न्यूज़पेपर जाते थे, जो जो लोग पढ़ते थे, तो एक तरफ से वाइडर पब्लिक जो है ना वो इन व्यूज़ को पढ़ सकती थी और ये देख सकती थी कि सोसाइटी में क्या हो रहा है और क्या क्या डिस्कशन एंड डिबेट चल रहे हैं इन चीज़ों पे। जो ये डिबेट हैं एंड जो ये डिस्कशन है, ये किसने इनिशिएट किए थे? ये इंडियन रिफॉर्मर्स ने या कुछ रिफॉर्म ग्रुप जो थे उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले जिनका नाम आता है वो है राजा राम मोहन रॉय। ये इनका लाइफ स्पैन है 1772 टू 1833। इन्होंने एक रिफॉर्म एसोसिएशन फाउंड किया था जिसका नाम इन्होंने रखा ब्रह्म सभा। क्या रखा इन्होंने इसका नाम? ब्रह्म सभा, और जिन्हें आज ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है, जो कि कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्टैब्लिश है? कैलकाटा में। ठीक है, तो ब्रह्म सभा को ही ब्रह्म समाज कहा जाता था। तो जो राजा राम मोहन रॉय हैं वो एक रिफॉर्मर रहे हैं और उन्होंने ऐसा सोचा कि जो सोसाइटी है ना इसमें चेंज करने की ज़रूरत है, इसके अंदर कुछ चेंज लाने पड़ेंगे, क्योंकि अनजस्ट हो रहा था लड़कियों के साथ भी और बहुत सारे गरीब लोगों के साथ भी। या फिर ये कह लो कि जो सोसाइटी में को कास्ट सिस्टम में बांटा हुआ था और जो सती प्रथा चली हुई थी, वो राजा राम मोहन रॉय ने उन चीज़ों के लिए कड़े कदम उठाए थे। तो इन्होंने कुछ ऐसा सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे जो लोग हैं वो अपनी ओल्ड प्रैक्टिसेस को छोड़ दें और कुछ नए वे से, नए सिरे से अपनी लाइफ को जीना सीखें, जिसको हम अभी नेक्स्ट पेज से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर पिक्चर दी गई है राजा राम मोहन रॉय की, और आगे बढ़ते हैं, एक बार देखते हैं आगे इनके बारे में क्या लिखा हुआ है। देखिए, राजा राम मोहन रॉय जो हैं वो वेस्टर्न एजुकेशन की नॉलेज को स्प्रेड करना चाहते थे। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि वो वेस्टर्न एजुकेशन की नॉलेज को क्यों स्प्रेड करना चाहते थे, क्योंकि हमने तो लास्ट प्रीवियस चैप्टर में ये पढ़ा था ना कि वेस्टर्न एजुकेशन यहाँ पर मत दो, क्योंकि लोग जो हैं अपने ग्लोरियस पास्ट से दूर जा रहे हैं, है ना। लेकिन आपको मैं यहाँ पर एक बात बताऊँ, वेस्टर्न एजुकेशन पर इन्होंने एम्फेसाइज इसलिए किया था क्योंकि उस साइड की अगर हम एजुकेशन की बात करें तो वहाँ पर लड़के और लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं देखा जाता था, और हमारे यहाँ पर बहुत फ़र्क देखा जाता था। तो इसी वजह से ये इस एजुकेशन पर एम्फेसाइज कर रहे थे ताकि लड़कियों को फ्रीडम मिले, उनको इक्वालिटी मिले, जो लड़कों को राइट्स मिले हुए हैं वो राइट्स लड़कियों को भी मिलें। क्योंकि जो लड़कियां हैं उनको फोर्सफुली घर का काम कराया जाता था एंड कन्फाइंड टू द होम। अब इस लाइन का मतलब होता है चार दीवारी के अंदर बंद। ठीक है, तो कन्फाइंड टू द होम मतलब उन्हें चार दीवारी के अंदर बंद रखा था या किचन का काम किया करती थी, उनको बाहर जाना अलाउड नहीं था, इवन दो उनको एजुकेशन लेना, स्कूल जाना भी अलाउड नहीं था। और इसके साथ साथ उन्होंने चेंजेस लाए विडोज़ की लाइफ में। इन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट किया प्रैक्टिस ऑफ सती को बंद करने के लिए। तो इन्होंने सती प्रथा के अगेंस्ट एक कैंपेन स्टार्ट किया। और जो राजा राम मोहन रॉय थे ये बहुत ही ज़्यादा लर्नड पर्सन थे, बहुत पढ़े लिखे थे। संस्कृत, पर्शियन एंड सेवरल अदर लैंग्वेजेस जो इंडिया में थी वो भी इनको आती थी, एंड साथ ही साथ इनको यूरोपियन लैंग्वेज भी आती थी। तो इन्होंने क्या किया कि इस प्रैक्टिस के अगेंस्ट राइटिंग करना स्टार्ट किया,
और इन्होंने लोगों को ये कहा कि जो आपकी टेक्स्ट बुक है ना, जिनको आप सेक्रेड अपनी टेक्स्ट मानते हैं, या जो आपकी प्राचीन जो किताबें हैं जिन्हें आप अपनी पवित्र किताबों के रूप में रखते हैं, वहाँ पर कहीं भी सैंक्शन नहीं किया हुआ कि जो विडोज़ हैं उनको बर्न कर देना चाहिए या उनको सती प्रथा फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर जब ये बात उठाई तो इसके पीछे एक रीज़न बताती हूँ मैं आपको। देखिए, क्या होता था कि लोग टेक्स्ट बुक में ज़्यादा बिलीव करते थे, कौन सी टेक्स्ट में, जो इनकी सेक्रेड टेक्स्ट हुआ करती थी, है ना। तो जब लोगों को रिलीजन से रखकर कुछ बातें जोड़कर दिखाई जाती हैं तो लोगों को बिलीव हो जाता है। तो इन्होंने कहा कि आप जिनको अपनी बुक्स मानते हैं, जो पवित्र किताबें हैं, वहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ कि सती प्रथा होनी चाहिए, या जो विडोज़ हैं उनको अपने हस्बैंड के फ्यूनरल पर अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। तो यहाँ से लोगों की जो थिंकिंग थी वो चेंज होने लगी थी। और हमने देखिए 7 चैप्टर में भी ये पढ़ा था कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे ना, ये कुछ हमारी जो ट्रेडिशन थी, हमारी जो रिचुअल्स थे, उनको क्रिटिसाइज़ करते थे, जिसमें से ये एक चीज़ थी सती प्रथा। तो ब्रिटिशर्स भी सती प्रथा को क्रिटिसाइज़ करते थे। तो हुआ क्या कि 1829 में सती प्रथा को, सती की प्रैक्टिस को बैन कर दिया गया। ठीक है, तो आप इसका एक बार डेट जरूर याद रख लेना। तो जो सेम स्ट्रेटजी राजा राम मोहन रॉय ने अपनाई, कि जैसे कि इन्होंने कहा कि आपके एंशियंट टेक्स्ट में, जिन्हें आप अपनी सेक्रेड बुक्स कहते हैं, उनमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि सती प्रथा होनी चाहिए। तो ऐसा ही अदर जो थिंकर्स आए ना, उन्होंने इनको फॉलो किया, राजा राम मोहन रॉय को। और उनको अगर ये लगता था ना कि कोई प्रैक्टिस हार्मफुल है, जो भेदभाव कर रही है, या फिर जो लोगों के लिए हानिकारक है, तो उन्होंने भी उन चीज़ों को क्या किया, सेक्रेड बुक से उन्होंने जोड़ना स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने कहा कि कहीं भी आपके सेक्रेड बुक्स में, वर्सेस में, किसी भी सेंटेंस में वो चीज़ नहीं लिखी हुई जो हार्मफुल है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि लोगों के जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो चेंज होने लगे। और जब ये सेक्रेड टेक्स्ट का सहारा लेते थे तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी स्ट्रॉन्ग माना जाता था। तो अब हम इसको नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, इस फेस्टिवल को कहा जाता था हुक स्विंगिंग फेस्टिवल। ठीक है, जैसे कि आप इस इमेज में क्लियर देख सकते हैं, हुक से इनको पियर्स किया जाता था। देखिए, इस फेस्टिवल में क्या होता था, जो डिवोटीज़ है ना, वो बहुत सारी सफरिंग्स की स्टेजेस को पार किया करते थे अपने रिचुअल वर्शिप के लिए। जैसे कि हुक्स वगैरह को पियर्स कर दिया जाता था इनकी स्किन में, और फिर इनको लटका दिया जाता था एक व्हील पर। तो ये जो कि ये फेस्टिवल का पार्ट होता था। एंड यूरोपियन ऑफिशियल्स ने, ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने इस फेस्टिवल को भी बहुत क्रिटिसाइज़ किया था। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब राजा राम मोहन रॉय की तरह अदर रिफॉर्मर्स भी आए, जिन्होंने विडो रीमैरिज को सपोर्ट किया एंड प्लस विडोज़ की लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश की। जिसमें से एक रिफॉर्मर का नाम आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अब जो ये विद्यासागर हैं, इन्होंने कहा कि आप लोगों की एंशियंट टेक्स्ट सजेस्ट करती है कि जो विडोज़ हैं, जो विधवाएं हैं, वो दोबारा से शादी कर सकती हैं, वो रीमैरिज कर सकती हैं। और इनके सजेशन को ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने अडॉप्ट किया और एक लॉ पास कर दिया इन्हीं के सजेशन को कंसीडर करते हुए 1856 में। और इस लॉ में कहा गया कि जो विडोज़ हैं उनकी रीमैरिज हो सकती है, और उनकी रीमैरिज को परमिट कर दिया गया। अब इनको परमिशन दे दी गई। लेकिन जो कुछ लोग थे जो विडो रीमैरिज के अगेंस्ट थे, उन्होंने विद्यासागर को अपोज किया, इवन दो उन्होंने बॉयकॉट भी कर दिया था उनको। फिर अगर हम बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द सेंचुरी, लाइक 19th सेंचुरी की बात करें, तो उस टाइम पर जो विडो रीमैरिज का जो मूवमेंट है वो काफ़ी जगह पर स्प्रेड हो गया था कंट्री के। तो जैसे कि अगर हम तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़ की बात करें मद्रास प्रेसिडेंसी में, तो एक रिफॉर्मर और आए जिन्होंने विडो रीमैरिज के लिए एक एसोसिएशन स्टार्ट किया, जिनका नाम था वीरासलिंगम पंतुलु। ठीक है, आपको इनका नाम याद रखना है। अब इन्होंने भी विडो रीमैरिज के लिए एक एसोसिएशन स्टार्ट किया। अब धीरे धीरे जो यंग इंटेलेक्चुअल्स थे और अदर जो रिफॉर्मर थे, उन्होंने भी सेम कोज पर काम करना स्टार्ट कर दिया ताकि जो विडोज़ हैं उनकी लाइफ बेटर हो सके। तो अब एक नाम आता है स्वामी दयानंद सरस्वती का, जिन्होंने एक रिफॉर्म एसोसिएशन स्टार्ट किया, आर्य समाज जिसे कहा जाता है, और इन्होंने भी विडो रीमैरिज को सपोर्ट किया। अब जो ये आर्य समाज है, ये इन्होंने इंस्टीट्यूशन ओपन किया था। एक बार तो इनकी आप पिक्चर देख लीजिए। ठीक है, ये है इनकी पिक्चर,
और जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं ये आर्य समाज के फाउंडर रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है एग्जाम में। और इन्होंने आर्य समाज की जो स्टैब्लिशमेंट किया था वो 1875 में किया था। और ये एक ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने जब स्टार्ट किया तो इनका पीछे एक रीज़न ये था कि हिंदुइज़्म में जो प्रैक्टिसेस ऐसी हो रही हैं जिसे हम सुपरस्टिशियस कह सकते हैं, उनको रिफॉर्म करने के लिए इन्होंने ये एसोसिएशन स्टार्ट किया था। हालांकि बहुत सारे ऐसे रिफॉर्मर्स आए, लेकिन जो विडोज़ रीमैरिज हैं उनका नंबर देखा जाए तो बहुत कम थी जो दोबारा शादी करती थी। और जो दोबारा शादी कर लेते थे उनको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती थी, क्योंकि उनके थॉट्स बहुत कंजर्व थे। और जो कंजर्वेटिव ग्रुप थे उन्होंने इस नए लॉ को, जो कि ब्रिटिशर्स ने 1856 में परमिट किया था, इस नए लॉ को क्या किया, अपोज भी किया। गर्ल्स बिगेन गोइंग टू स्कूल। अब बात करते हैं कि लड़कियों ने कैसे स्कूल जाना स्टार्ट किया और रिफॉर्मर्स ने क्या क्या स्टेप उठाए। जैसे कि जो विद्यासागर है, इन्होंने कलकत्ता में स्कूल ओपन किया। अदर रिफॉर्मर्स ने बॉम्बे में स्कूल सेटअप किया लड़कियां ताकि स्कूल में जाकर एजुकेशन ले सकें। और ये जो स्कूल की स्टार्टिंग है, जो स्कूल सेटअप किए गए लड़कियों के लिए स्पेशली, वो मिड 19th सेंचुरी में ओपन किए गए थे। लेकिन कुछ लोग अभी भी डरे हुए थे, वो अपनी लड़कियों को स्कूल में नहीं भेजना चाहते थे। उनको डर किस बात का था? एक तो वो नहीं चाहते थे कि उनकी लड़कियां घर से बाहर कहीं दूर जाएं पढ़ने। दूसरी बात, वो ये सोचते थे कि अगर लड़कियां बाहर गई तो वो डोमेस्टिक ड्यूटीज़ नहीं कर पाएंगे, घर का काम नहीं करेंगी। और कुछ रीज़न ये रहे कि वो नहीं चाहते थे अपनी लड़कियों को कि वो पब्लिक प्लेस से होकर कहीं पर जाएं, क्योंकि पब्लिक प्लेस पर वो सोचते थे कि इनके लिए बिल्कुल सेफ़ नहीं है। और साथ ही साथ वो ये सोचते थे कि जो एजुकेशन लेने ये बाहर जाएंगी, इनके ऊपर कुछ करप्ट इन्फ्लुएंस, मतलब बैड इन्फ्लुएंस इन पर आ सकता है, जिसे हम लेमन लैंग्वेज में बोले तो जिसे बिगड़ना कहते हैं। तो इनको लगता था कि कहीं लड़कियों पर बैड इन्फ्लुएंस ना आ जाए, क्योंकि उस टाइम पर थॉट प्रोसेस कुछ ऐसे ही हुआ करते थे लड़कियों के रिगार्डिंग। तो पेरेंट्स को लगता था कि लड़कियां जो हैं वो पब्लिक प्लेसेस में सेफ़ नहीं हैं, इसलिए उनको घर ही रहना चाहिए। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स भी होती थी। लेकिन कुछ जो लिबरल फादर्स होते थे, लिबरल हस्बैंड्स होते थे, वो अपनी बेटी को या जो हस्बैंड होते थे वो अपनी वाइफ को कैसे पढ़ाते थे, उनको घर पर ही एजुकेट कर दिया करते थे। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जो रशुंधरा देवी है ना, इन्होंने घर पर रहकर पढ़ाई की है, जिसके बारे में आपने सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ बुक में इनके बारे में पढ़ा होगा। इन्होंने खुद घर पर रहकर पढ़ाई की। और ये एक बंगाली राइटर हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, इस बुक में नहीं लिखा हुआ है। और ये फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ा था। ठीक है, तो थोड़ी बहुत आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। और इन्होंने रात में ये कैंडल्स जलाकर उसकी फ्लेम में पढ़ा करती थी। तो इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया अपनी एजुकेशन को या अपने आप को लर्नड वुमेन बनाने में। आर्य समाज ग्रुप ने भी पंजाब में एक स्कूल ओपन किया लड़कियों के लिए। और ज्योतिराव फूले ने महाराष्ट्र में स्टार्ट किया एक स्कूल लड़कियों के लिए। अब जो मुस्लिम्स थे, जो कंजर्वेटिव थे, एरिस्टोक्रेटिक थे, जो नॉर्थ इंडिया में रहते थे, वहाँ पर भी देखा जाए तो जो लड़कियाँ हैं उन्होंने कुरान को रीड करना स्टार्ट किया अरेबिक में। हालांकि इनको भी अलाउड नहीं था कि ये पढ़ें, लेकिन ये लोग घर पे पढ़ लिया करती थी। अब कुछ रिफॉर्मर्स आए, इन्होंने जो मुस्लिम रिफॉर्मर आए, इन्होंने भी अपनी कम्युनिटी के लोगों के लिए, उनकी लड़कियों के लिए आवाज़ उठाई। जैसे कि मुमताज़ अली, इन्होंने क्या किया, अपने कुछ वर्सेस जो थे इनके कुरान के, वो इन्होंने रीप्रिंट किए। अब इन्होंने रीप्रिंट इसलिए किए थे, एक तो विमेन को एजुकेशन मिलेगी और साथ ही साथ लड़कियों को जो ये कुरान के या रिलीजन के जो वर्ड्स हैं वो समझ में आएंगे। और फर्स्ट उर्दू नॉवेल जो थे वो लेट 19th सेंचुरी में लिखने स्टार्ट हुए। अब बात करते हैं विमेन राइट अबाउट विमेन। अब जो लेडीज़ रिफॉर्मर थी, उन्होंने लेडीज़ के लिए, गर्ल्स के लिए कुछ स्टेप्स उठाए, कुछ उनके लिए लिखना स्टार्ट किया। उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो मुस्लिम विमेन थी, जैसे कि अगर हम बेगम ऑफ भोपाल की बात करें, उन्होंने एजुकेशन को प्रमोट किया विमेन के लिए और प्राइमरी एजुकेशन के लिए स्कूल सेटअप किया ताकि लड़कियां आ सकें और प्राइमरी एजुकेशन को गेन कर सकें। और अलीगढ़ में इसकी शुरुआत की गई थी। जो बेगम रुकैया शखावत हुसैन हैं, इन्होंने भी एक स्कूल स्टार्ट किया मुस्लिम लड़कियों के लिए। एक तो पटना में किया और एक कलकत्ता में किया। बेगम रुकैया ने फियरलेसली कंजर्वेटिव आइडियाज़ को अपोज किया और इन्होंने ये भी कहा कि जो रिलीजियस लीडर्स हैं हर फेथ के, वो एक वुमेन को इन्फीरियर प्लेस देना चाहते हैं इस सोसाइटी में। लेकिन 1880s तक आते आते जो इंडियन वुमेन हैं, अब वो यूनिवर्सिटीज़ में भी एंटर करने लगी। उनमें से कुछ डॉक्टर बनी, कुछ टीचर्स बनी। अब एक नाम आता है ताराबाई शिंदे का, जिन्होंने घर पर पढ़ाई की पूना में।
और ताराबाई शिंदे ने एक बुक पब्लिश की, स्त्री पुरुष तुलना, जो कि मतलब है कंपैरिजन बिटवीन विमेन एंड मैन। और इन्होंने इस बुक में क्रिटिसाइज़ किया कि किस तरीके से मैन एंड विमेन के बीच में डिफरेंसेस किया जाता है सोसाइटी में। फिर एक नाम आता है पंडित रमाबाई का, जिनकी ये पिक्चर दी गई है। ये एक ग्रेट स्कॉलर रही हैं संस्कृत की, और इन्होंने कहा जो हिंदुइज़्म है ना बहुत ऑप्रेसिव है अपनी लाइक जो हस्बैंड है अपनी वाइफ की तरफ, और जो पिता है वो अपनी डॉटर की तरफ, मतलब बहुत ऑप्रेसिव सिस्टम है। ये लड़कियों को एक तरफ से मिजरेबल कंडीशन में रखते हैं। ऐसा इन्होंने कहा कि जो हिंदू विमेन है वो मिजरेबल कंडीशन में रहती हैं, अपर कास्ट की हिंदू विमेन। और इन्होंने इसके ऊपर एक बुक भी लिखी, और इन्होंने विडोज़ होम भी फाइंड आउट किया। इसमें इन्होंने क्या किया, पूना में कुछ एक विडोज़ को अपने घर में रखा, और उन विडोज़ को लाइक अपने हस्बैंड के थ्रू बहुत बैड ट्रीटमेंट मिलता था, और इन्होंने उन लड़कियों को इकोनॉमिक या इंडिपेंडेंट रहने की ट्रेनिंग भी दी। अब होता क्या है कि कुछ हिंदू नेशनलिस्ट ये सोचते हैं कि जो हिंदू विमेन है वो वेस्टर्न वेज को अपनाने लगी हैं। इससे क्या होगा कि हिंदू का कल्चर जो है वो करप्ट हो जाएगा, और फैमिली वैल्यूज़ जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। और कुछ ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा वरिड थे, बहुत ज़्यादा चिंतित थे, कहीं जो ये वेस्टर्न वेज हैं ये हमारे घर की लड़कियां ना सीख लें। लेकिन जैसे कि आप एंड ऑफ द 19th सेंचुरी देख सकते हैं, बहुत सारे विमेन रिफॉर्मर देखने को मिलती हैं जिन्होंने बुक्स लिखी, मैगजीन्स को एडिट किया, स्कूल को फाइंड आउट किया, ट्रेनिंग सेंटर्स खोले, और इन्होंने कुछ वुमेन्स एसोसिएशन भी सेटअप किए जिसमें ये विमेन की कंडीशन को रिफॉर्म या फिर उसमें सुधार करती थी। और इन्होंने कुछ पॉलिटिकल प्रेशर भी अपनाए ताकि जो लेडीज़ हैं उनको वोट करने का अधिकार हो, उनकी हेल्थ में सुधार हो, उनकी एजुकेशन, उनको प्रॉपर एजुकेशन दी जाए। और कुछ एक ने नेशनलिस्ट एंड सोशलिस्ट मूवमेंट भी ज्वाइन किए 1920s तक आते आते। अब कुछ लीडर्स की बात करते हैं, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने सपोर्ट किया कि यहाँ पर इक्वलिटी होनी चाहिए मैन एंड विमेन में, और विमेन को प्रॉपर फ्रीडम दी जानी चाहिए जितनी मैन को मिलती है। अब कुछ जो नेशनलिस्ट लीडर्स रहे हैं उन्होंने एक तरफ से प्रॉपर प्रॉमिस किया कि हर एक इंसान को सफ्रेज दी जाएगी इंडिपेंडेंस के बाद। सफ्रेज का मतलब है कि चुनाव का अधिकार होना, ठीक है, कि वोट देना और इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार सभी को दिया जाएगा। और इतने तक विमेन को कहा कि आप लोग इतने एंटी ब्रिटिश जो स्ट्रगल हो रहे हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तो ऐसा कहना था नेशनल चाइल्ड मैरिज। अब हम चाइल्ड मैरिज के रिगार्डिंग जितने भी लॉज आए उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, जैसे कि इससे पहले एक बार पढ़ लेते हैं, इससे पहले का रिलेट करते हुए चलते हैं। हमने इससे पहले क्या पढ़ा था कि विमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत सारे एक्ट पास किए गए, है ना। जैसे कि हमने ये पढ़ा था कि सती प्रथा को ख़त्म कराया गया राजा राम मोहन रॉय ने, है ना। और हमने ये भी पढ़ा कि जो लड़कियां हैं या जो लेडीज़ हैं जिनको बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता था उनके लिए एजुकेशन एक्ट भी पास किए गए। तो इसी तरीके से एक एक्ट पास किया गया चाइल्ड मैरिज के लिए। तो पहले क्या होता था, बच्चों का बाल विवाह कर दिया जाता था। तो अब 1929 में ऐसा हुआ कि चाइल्ड मैरिज पर एक लिमिटेशंस लगा दी, एक उम्र को सीमित कर दिया, एक उम्र पर लिमिटेशन लगा दी कि इतनी एज की लड़कियों की ही शादी होगी। तो लॉ ने ऐसे ऑर्डर पास किए 1929 में चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट को पास किया, जिसके अंदर उम्र की सीमा ये रखी गई कि जो लड़का है वो 18 इयर्स का होना चाहिए और जो लड़की है वो 16 साल से पहले उसकी शादी नहीं हो सकती, तो वो मिनिमम 16 साल की होनी चाहिए। लेकिन पता है आपको ये बात, ये जब एक्ट पास किया गया तब ये एज थी, लेकिन बाद में इस एज को आगे इंक्रीज़ कर दिया गया था। तो एज की लिमिट कैसे रेज कर दी गई, लड़की की एज अब 21 होनी चाहिए और लड़की की एज कितनी होनी चाहिए, 18, तभी वो लीगली मैरिड माने जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक तो एज का पता होना चाहिए क्योंकि आपसे क्वेश्चन इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। जब ये एक्ट पास हुआ था तब लिमिटेशंस क्या थी एज की, जब लड़के और लड़की की शादी होगी, और अब सब्सिक्वेंटली एज यू नो दैट लड़के की एज होनी चाहिए 21 एंड लड़की की एज होनी चाहिए 18, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। प्लस आपसे ये भी पूछा जा सकता है किस ईयर में ये चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट पास किया गया था। ओके, नेक्स्ट कर लेते हैं। अभी देखिए, हमने वुमेन के अगेंस्ट जो भी चीज़ें हो रही थी सोसाइटी में, है ना, वुमेन को अपलिफ्ट नहीं करने दिया जा रहा था, हमने उसके बारे में भी पढ़ा। फिर कौन कौन सोशल रिफॉर्मर आए जिन्होंने वुमेन को अपलिफ्ट किया और जगह जगह पर स्कूल खुलवाई, ये भी हमने पढ़ा, है ना। हमने ये भी पढ़ा
कि सती प्रथा का जो रोकथाम है वो कैसे लगा, हमने ये भी पढ़ा अब ऊपर कि चाइल्ड मैरिज पर कौन से एक्ट आए। अब हम बात करेंगे कास्ट के ऊपर क्या हुआ, कास्ट को रोकने के लिए कौन से ऐसे रिफॉर्मर्स आए जिन्होंने सोसाइटी को चेंज करने की कोशिश की। अब कुछ सोशल रिफॉर्मर आए जिन्होंने कास्ट इनइक्वालिटी को क्रिटिसाइज किया, मतलब जो कास्ट इनइक्वालिटी हो रही थी उसकी आलोचना की। और कास्ट इनइक्वालिटी कैसे, एक तो अपर कास्ट और एक लोअर कास्ट। तो जो लोअर कास्ट वाले लोग थे उनमें से कुछ कास्ट को अनटचेबल कहा जाता था। तो जो अपर कास्ट वाले लोग थे इनके साथ बैठकर ना खाना खाते थे, ना इनको टच करते थे, ना इनके हाथ का पानी पीते थे, ना ही इनको टेंपल में जाना अलाउड था। तो बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ थी कास्ट सिस्टम को लेके और लोगों को कास्ट सिस्टम में बांटा हुआ था। ठीक है, तो इन कास्ट इनइक्वालिटी को बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर ने क्या किया, इनकी आलोचना की, इनको क्रिटिसाइज किया। प्लस अब बात करते हैं राजा राम मोहन रॉय की। इन्होंने आगे बढ़ने से पहले इन्होंने क्या क्या किया सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए, एक बार ज़रा उसको याद कर लीजिए। इन्होंने देखिए चाइल्ड मैरिज एक्ट में चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट में इन्होंने अपना स्टेप आगे बढ़ाए। साथ ही साथ इन्होंने वीमेन को एजुकेशन देने के लिए इन्होंने स्टेप्स आगे बढ़ाए। इन्होंने सती प्रथा को एबोलिश करने के लिए अपने स्टेप्स जो है आगे बढ़ाए। मतलब कहने का इन्होंने बहुत सारी जगहों में रिफॉर्म करने की कोशिश की इंडियन सोसाइटी को। और इसी वजह से जो राजा राम मोहन रॉय हैं इनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसा भी कहा जाता है। ठीक है, और ये यहाँ पर बुक में लिखा नहीं हुआ, ये तो एक जनरल नॉलेज है जो मैं आपको बताना चाहती थी। अब जो राजा राम मोहन रॉय हैं इन्होंने ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया था। अब ये टेक्स्ट क्या था, ये टेक्स्ट इसमें ना कास्ट को क्रिटिसाइज़ किया गया था कि कास्ट में लोगों को क्यों बांटा हुआ है, सभी लोग समान हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो लाइन है हमें देखने में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लग रही, बट आपसे पता है ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है डायरेक्ट। हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड एन ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट वाज क्रिटिकल ऑफ कास्ट। तो आपको 3-4 रिफॉर्मर के नाम दे दिए जाएंगे, तो आपको उसमें से टिक करना है राजा राम मोहन रॉय पर। नेक्स्ट है एक प्रार्थना समाज जिन्होंने ट्रेडिशन ऑफ भक्ति को एडहेयर किया, मतलब वो भक्ति को अपनाया जिन्होंने, और उन्होंने कहा स्पिरिचुअलिज्म में और भक्ति में सभी इक्वल हैं, कास्ट वास्ट कुछ नहीं है, भक्ति के अंदर सब इक्वल हैं। और फिर एक बॉम्बे में एक परमहंस मंडली जो है वो 1840 में फाइंड आउट की गई। अब ये जो परमहंस मंडली है इन्होंने भी बहुत कोशिश की कि जो कास्ट सिस्टम है इसको अबॉलिश किया जाए, ख़त्म किया जाए। अब देखिए बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर और जो मेंबर होते थे रिफॉर्मर सोसाइटी के, उसमें से ज़्यादातर लोग अपर कास्ट के थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोअर कास्ट के लोग इस रेफर्मेशन में नहीं होते थे, इस एसोसिएशन में नहीं होते थे, लेकिन ज़्यादातर अपर कास्ट के लोग देखे गए जो सोशल रिफॉर्म करना चाहते थे उस टाइम पर। तो ये लोग क्या करते थे, इनके साथ सीक्रेट मीटिंग करते थे जो लोअर कास्ट के लोग थे, और जो ये रिफॉर्मर थे इनके साथ बैठकर खाना वाना भी खाते थे और इनको टच भी करते थे। और यहाँ पर ये वॉयलेट वर्ड पता है क्यों दिया गया है, देखिए पहले क्या होता था, जैसा कि मैंने बताया जो लोअर कास्ट वाले लोग हैं ना उनको टच करना और उनके साथ खाना खाना टैबू माना जाता था। तो अब जो ये रिफॉर्मर थे, सोसाइटी के जो रिफॉर्मर थे, अब इन लोगों ने वही करना स्टार्ट कर दिया। इन लोगों के साथ खाना भी खाते थे लोअर कास्ट वाले लोगों के साथ, अनटचेबल्स के साथ, और ये इन्हें टच भी करते थे, ताकि जो सोसाइटी है वो अपने इस माइंड से निकल पाए कि ये जो कास्ट प्रेजुडिस है ये गलत है, कास्ट सिस्टम से बाहर निकलो। ओके, फिर इसके बाद क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने कुछ स्कूल्स सेटअप किए ट्राइबल ग्रुप के बच्चों के लिए और लोअर कास्ट ग्रुप के जो बच्चे थे उनके लिए, और इन बच्चों को बहुत सारी रिसोर्सेज एंड सुविधाएं दी गई ताकि ये एक वर्ल्ड या फिर अपने आसपास की सोसाइटी को चेंज कर पाएँ। अब इसी सेम टाइम का मतलब यहाँ पर क्या है, जब लोगों को कास्ट सिस्टम की वजह से लोअर कास्ट के लोगों को ओप्रेस किया जा रहा था, उन्हें परेशान किया जा रहा था, तो इसी टाइम पर कुछ लोग परेशान होकर जो विलेज हैं उसको छोड़ने लगे और वो सिटीज़ में जाने लगे ताकि एटलीस्ट वो वहाँ पर जॉब ढूंढ पाएँ। एटलीस्ट वो जॉब ढूंढेंगे, कम से कम डिग्निटी के साथ तो रहेंगे, कोई उनको वहाँ पर ओप्रेस तो नहीं करेगा, तो इसलिए वो जॉब ढूंढने के लिए सिटीज़ में चले गए थे। इन्होंने फैक्ट्रीज़ में काम करना स्टार्ट किया, इन्होंने म्यूनिसिपैलिटीज़ में काम करना स्टार्ट किया, मतलब साफ सफाई वाला काम भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया, है ना। अब इसी को नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं। अब हुआ ये कि जब ये लोअर कास्ट वाले लोग सिटीज़ में जाने लगे तो सिटीज़ का एक्सपेंशन हुआ, ठीक है। तो
इन्होंने अलग अलग तरीके से काम करना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। जब सिटीज़ में एक्सपेंशन हुआ तो लेबर की भी डिमांड होने लगी, तो इन्होंने रोड कंस्ट्रक्ट करने स्टार्ट कर दिए, इन्होंने ड्रेनेज का काम करना स्टार्ट कर दिया, सूएज क्लीनर का। तो आप ये सारे एक बार वर्क पढ़ लेना, ठीक है, ओके। और जो पुअर पीपल थे ना, वो या तो विलेज से आए हुए थे या फिर वो स्मॉल टाउन से आए हुए थे, लेकिन वो सभी किससे बिलोंग करते थे? लो कास्ट से बिलोंग करते थे। और उन्होंने सिटीज़ में जाना शुरू कर दिया। यहाँ पर आपको एक रीज़न भी बताया गया कि वो सिटीज़ में क्यों जाते थे। उसको पढ़ने से पहले यहाँ पर एक बार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। ये लोग प्लांटेशन के वर्क भी करने लग गए थे। अब इसके लिए आपको इन चारों के नाम पता होने चाहिए। आसम, मॉरिशियस, ट्रिनिडैड एंड इंडोनेशिया। आपको इन चारों के नाम याद होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक रीज़न बताया है कि ये लोग सिटीज़ में क्यों जाते थे, क्योंकि अपर कास्ट की वजह से ये लोग बहुत ऑप्रेसिव फील करते थे, प्लस जो लैंड ओनर्स होते थे वो भी इनको बहुत परेशान करते थे, और ये डेली लाइफ पर ह्यूमिलिएशन मतलब डिस्ग्रेस जो है, अपमान जो है वो सहन कर रहे थे या वो सफ़र कर रहे थे। अब यहाँ पर एक कूली शिप दिखाई गई है, इसका नाम है जॉन एलन। इसको कैरी किया जाता था इंडियन लेबर्स के थ्रू। अब जो ये लेबरर थे ना, ये मॉरिशस इसको लेके जाते थे, और इसमें सभी जो लोग लगे हुए थे वो लो कास्ट से बिलोंग करते थे। अब बात करते हैं हु कुड प्रोड्यूस शूज़। अब शूज़ कौन बनाते थे उनके बारे में बात करते हैं। लेदर वर्कर्स या शू मेकर जो शूज़ बनाया करते थे, उनको कंटेम्प्ट की फीलिंग से देखा जाता था, मतलब घृणा की फीलिंग से देखा जाता था, क्योंकि ऐसा कहते थे अपर कास्ट वाले लोग कि ये लोग डेड एनिमल्स के साथ काम करते हैं, जो कि बहुत डर्टी एंड पॉल्यूटिंग है। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर आर्मीज़ के लिए शूज़ की ज़रूरत होती थी। तो जब शूज़ की ज़रूरत हुई तो कास्ट प्रेजुडिस होने की वजह से ये काम कौन किया करते थे? लेदर वर्कर्स ही ये काम किया करते थे, एंड दे वर ऑल्सो सपोज टू प्रोड्यूस शूज़ एंड टू मेक शूज़ फॉर आर्मीज़। तो सिर्फ लेदर वर्कर्स एंड शू मेकर ही ये काम किया करते थे। अब यहाँ पर एक कास्ट दी गई है जिसे अनटचेबल माना जाता है आंध्र प्रदेश में। ये माने जाते थे अनटचेबल, जिसका नाम है मदिगस। अब जो ये मदिगस कास्ट है, इसको अनटचेबल माना जाता था, इनसे लोग छूना पसंद नहीं करते थे इनको। और ये लोग क्या काम किया करते थे? ये क्लीनिंग हाइड्स का मतलब होता है कि स्किन को क्लीन करना, किसकी? एनिमल्स की। तो एनिमल्स की स्किन को क्लीन करते थे, उसे टैन किया करते थे, मतलब कुछ चमड़ा वगैरह ऐसा नहीं होता जिसको बार बार पत्थर पे या किसी चीज़ पे मारा जाता है, तो उसको टैनिंग किया करते थे, और इसको फिर सैंडल्स को स्यू किया करते थे, मतलब सीला करते थे। अब जैसा कि हमने पढ़ा कि बहुत सारी ऐसी क्लीनिंग वाली, शूएज क्लीनिंग वाली या फिर ड्रेनेज वाली जॉब किया करते थे ये लोअर कास्ट वाले लोग। अब इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी आर्मी की। अब ये लोग आर्मी में भी भर्ती होने लगे थे। जैसे कि आपको पता है ना कि हमने वर्ड सुना था जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे सिपोइज बोला करते थे जिनको, है ना, तो उसमें लोअर एंड अपर कास्ट दोनों लोग जा सकते थे। अब एक कास्ट आती है मेहर कास्ट, जिसे कि अनटचेबल माना जाता था। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और जो फादर थे BR अम्बेडकर के, जो कि लीडर रहे हैं दलित मूवमेंट के, वो आर्मी स्कूल में पढ़ाया करते थे। ठीक है, अब इसी को एक बार नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं। ओके, अब है डिमांड्स फॉर इक्वलिटी एंड जस्टिस। देखिए अब क्या हुआ कि जो लोअर कास्ट वाले लोग थे ना, इन्होंने भी मूवमेंट स्टार्ट कर दिए अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कास्ट इनइक्वालिटी जो हो रही थी उसके अगेंस्ट लोअर कास्ट वाले लोगों ने भी मूवमेंट स्टार्ट कर दिए। और इन्होंने डिमांड की सोशल इक्वालिटी एंड जस्टिस, मतलब इन्होंने कहा कि हमें भी प्रॉपर सोसाइटी में एक स्टेटस चाहिए, प्रॉपर इक्वालिटी चाहिए एंड जस्टिस चाहिए, मतलब न्याय चाहिए। अब इन मूवमेंट में से जो इम्पोर्टेंट मूवमेंट थे उनको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जो मूवमेंट आया वो था सतनामी मूवमेंट, जो कहाँ से स्टार्ट हुआ? सेंट्रल इंडिया से स्टार्ट हुआ। और किस लीडर ने इसको स्टार्ट किया? घासीदास ने इसको स्टार्ट किया। अब जो ये घासीदास थे, ये कौन थे? ये एक लो कास्ट से ही बिलोंग करते थे और ये लेदर वर्कर्स के साथ काम किया करते थे। और इन्होंने जब ये सतनामी मूवमेंट स्टार्ट किया तो इन्होंने सोशल स्टेटस को इम्प्रूव करने की कोशिश की। जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे उन लोगों के सोशल स्टेटस को इम्प्रूव करने की इन्होंने कोशिश की। तो आपको ये मूवमेंट का नाम याद रखना है, प्लस किसने स्टार्ट किया उसका भी नाम याद रखना है।
ईस्टर्न बंगाल में एक एक्ट जो है मतुआ एक्ट वो स्टार्ट किया हरिदास ठाकुर ने। तो जो हरिदास ठाकुर थे ये भी एक लो कास्ट से बिलोंग करते थे और ये चंडाला कल्टीवेटर्स के साथ काम किया करते थे। ठीक है, जो ये कास्ट है ना चंडाला, ये भी एक कास्ट है जो कल्टीवेटिंग का काम किया करते थे। और हरिदास जो हैं इन्होंने ब्राह्मणिकल जो भी टेक्स्ट थे उन पर इन्होंने क्वेश्चन उठाया, क्योंकि जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है ना उसमें इन्होंने कहा कि जो ये कास्ट सिस्टम है इसको ये टेक्स्ट सपोर्ट करता है। और अगर प्रेजेंट डे में देखें तो एक गुरु आए जो कि लो कास्ट से बिलोंग करते थे, इजवाहाज। ठीक है, इजवाहाज से बिलोंग करते थे, इनका नाम था श्री नारायण गुरु। अब इन्होंने प्रोक्लेम किया या फिर एक घोषणा टाइप की इन्होंने कि सभी लोग एक हैं, या इन्होंने यूनिटी पर ज़्यादा एम्फेसाइज किया कि सब लोग यूनिटी में रहें। और यहाँ पर इन्होंने एडवोकेट किया इक्वलिटी फॉर ऑल, कि इस एक्ट के अंदर सभी सेम हैं। ठीक है, और इन्होंने इंस्पायर किया सभी को कि एक ही गुरु है और वो है वो खुद, और एक ही गुरु में बिलीव करो। अब इन्होंने और भी बहुत सारी बातें बोली जो इस बुक में नहीं है, क्योंकि ये NCERT 2014 का एडिशन है और अभी लेटेस्ट NCERT में आपको बहुत सारे इसमें चेंजेस दिखेंगे। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी नई वाली NCERT में क्या क्या लिखा होगा। अब आपकी NCERT में यहाँ इस लाइन के बाद कुछ आपको 3-4 लाइनें और देखने को मिलेंगी, वो मैं आपको बता देती हूँ, जो इस एडिशन में नहीं है लेकिन नए एडिशन में है। इन्होंने आर्ग्यूमेंट किया कि लोगों को क्यों अनइक्वल माना गया है, कास्ट के बेसिस पर क्यों इतनी अनइक्वलिटी है। और इन्होंने ये भी कहा कि जो ह्यूमन काइंड है वो सेम कास्ट से बिलोंग करते हैं, कोई भी अलग अलग कास्ट से बिलोंग नहीं करता। ये जो मानव जाति है, ये जो ह्यूमन काइंड है, ये सभी एक कास्ट से बिलोंग करते हैं। और उन्होंने एक फेमस स्टेटमेंट दी जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो फेमस स्टेटमेंट है ओरू जाति ओरू मातम ओरू दैव्यम मनुष्यानु, जिसका मतलब था वन कास्ट वन रिलीजन एंड वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड। मतलब सभी की एक जाति है, सभी का एक रिलीजन है और सभी के एक गॉड हैं। ओरू जाति का मतलब है एक कास्ट, जाति मतलब क्या होता है कास्ट, ओरू का मतलब क्या होता है एक, ओरू जाति मतलब एक कास्ट, ओरू मातम मतलब एक रिलीजन, सबका मतलब एक धर्म, और ओरू दैव्यम मनुष्यानु का मतलब है एक गॉड सभी का। ठीक है, तो ये आपकी नई NCERT में ये लाइनें आपको देखने को मिलेंगी। फिर उसके बाद आपकी नई NCERT में स्टार्ट हो जाता है यहाँ से यहाँ तक। अब जो भी हमने ऊपर सेक्ट पढ़े एंड जो भी हमने लीडर्स के बारे में पढ़ा वो सभी लो कास्ट से ही बिलोंग करते थे और इन्होंने लो कास्ट वाले लोगों के साथ ही काम किया था। और सभी सेक्ट किसने स्टार्ट किए थे, लोअर कास्ट के सोशल रिफॉर्मर्स ने। एंड ये चाहते थे कि जो ये लो कास्ट वाले लोग हैं इनके हैबिट्स एंड प्रैक्टिसेस चेंज हों, जिसका मतलब है जैसे लोअर कास्ट वाले लोगों को जिनको अनटचेबल कहा जाता था, इन लोगों को ना आदत हो गई थी वैसे ही रहने की। तो ये लोग चाहते थे कि अपने जीवन जीने का ढंग जो है वो बदलो। और ये लोग जो सोशल रिफॉर्मर्स थे इन पुअर पीपल में, इन लोअर कास्ट वाले लोगों में सेल्फ स्टीम डालना चाहते थे। सेल्फ स्टीम, डिग्निटी और एक रिस्पेक्ट इन लोगों के अंदर इंस्टिल करना चाहते थे। अब इसको नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं। गुलामगिरी जो कि एक बुक है जो लिखी ज्योतिराव फूले ने, जो कि लो कास्ट के लीडर रहे हैं। और ये 1827 में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में अपनी स्टडी कंप्लीट की थी। अब जैसे जैसे ये बड़े हुए तो इन्होंने देखा कि कास्ट इनइक्वालिटीज़ बहुत है सोसाइटी में, और जो लो ग्रुप वाले लोग हैं, लो कास्ट वाले लोग हैं, उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। तो इन्होंने आवाज़ उठाई और इन्होंने अटैक किया ब्राह्मण्स पर। इन्होंने कहा जो ये ब्राह्मण्स हैं, जो अपने आप को सबसे ऊपर मानते हैं, ये आर्यंस हैं। और आर्यंस कौन होते हैं, ये कहते हैं ज्योतिराव फूले कि जो आर्यन थे ना वो थे बाहर से आए हुए लोग, वो थे फॉरेनर्स जो किसी और कॉन्टिनेंट से, सब कॉन्टिनेंट से आए हैं हमारे यहाँ पर। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पर जब ये आए, इन्होंने यहाँ के लोगों को, यहाँ के स्थानीय पीपल को, जो यहाँ के निवासी लोग थे, उन लोगों को डिफीट किया एंड सब्जुगेट किया। सब्जुगेट करना, किसी को अपने अधीन करना। तो ये कहते हैं जो ये ब्राह्मण्स हैं, ये आर्यंस थे, ये बाहर से आए थे और इन्होंने यहाँ पर रहने वाले लोगों को डिफीट किया और सब्जुगेट कर लिया।
तो जब इन्होंने यहाँ पर सब्जुगेट किया लोगों को और पूरी टेरिटरी को, तो इन्होंने कहा जो आर्यंस है उन्होंने फिर अपनी डोमिनेंस जो है वो स्टैब्लिश कर ली थी। और जब इन्होंने अपनी डोमिनेंस स्टैब्लिश कर ली और इन्होंने यहाँ के लोगों को जब हरा दिया था, तो ये इन लोगों को एज अ इन्फीरियर देखने लगे थे, तो इन लोगों को लो कास्ट पीपल बोल दिया गया। तो फूले कहते हैं कि जो अपर कास्ट वाले लोग हैं, इन लोगों का इस लैंड पर कोई राइट नहीं है, ना ही उनकी यहाँ पर कोई पावर है रियलिटी में, क्योंकि जो ये लैंड है वो है इंडिजिनस पीपल की, जिसका मतलब होता है जो यहाँ के स्थानीय निवासी है, जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं पहले से ही जो यहाँ पर रहते थे, जो कि हैं उनके अकॉर्डिंग लो कास्ट वाले लोग। और फिर ज्योतिराव फूले ने एक समाज जिसका नाम था सत्य शोधक समाज, वो इन्होंने एक एसोसिएशन फाउंड की और इस एसोसिएशन में ये एक प्रचार करते थे कास्ट इक्वालिटी का। प्रोपेगेंडा का मतलब क्या होता है? प्रचार करना। 1873 में फूले ने एक बुक लिखी गुलामगिरी। गुलाम का मतलब क्या होता है? स्लेव। और गुलामगिरी का मतलब क्या होता है? स्लेवरी, मतलब गुलाम करने वाले लोग। इससे 10 साल पहले जब फूले ने ये बुक लिखी 1873 में, इससे 10 साल पहले क्या हुआ था? अमेरिकन सिविल वॉर हुआ था। और उस सिविल वॉर के बाद जो स्लेवरी थी अमेरिका में वो ख़त्म कर दी गई थी। तो फूले ने जो ये बुक है उन सभी अमेरिकन्स को जो कि स्लेवरी के लिए लड़े थे और अपने आप को फ्री करना चाहते थे, उनके लिए ये बुक डेडिकेट की। तो एक बार इसी बुक के बारे में नेक्स्ट पेज पे पढ़ लेते हैं। ज्योतिराव फूले ने उन अमेरिकन्स को ये बुक डेडिकेट की जिन्होंने स्लेव्स को फ्री करने के लिए लड़ाई की, मतलब जो स्लेवरी नहीं चाहते थे, और स्लेवरी ख़त्म हुई भी। उसके 10 साल बाद ज्योतिराव फूले ने जो बुक लिखी गुलामगिरी, यहाँ पर वो 2 सिचुएशन को मिलाते हैं, 2 सिचुएशन को कंपेयर करते हैं। कैसे? एक तो जो ऑलरेडी ब्लैक स्लेव्स थे अमेरिका में, और एक जो यहाँ पर इंडिया में लोअर कास्ट वाले लोग थे। तो लोअर कास्ट एंड ब्लैक स्लेव्स दोनों के अंदर इन्होंने एक लिंक बिठाया कि दोनों ही स्लेव्स की तरह काम कर रहे हैं और इनको फ्री करो। ठीक है। अब जो ज्योतिराव फूले जो भी ये एक तरफ से जो एक्ट था या जो मूवमेंट था जो ये स्टार्ट कर रहे थे, ये आगे किसने बढ़ाया? अब ये यहाँ पर बहुत इजी सी लाइन है, यही सब दिया हुआ है कि किस तरीके से इन्होंने लोगों के लिए कंसर्न थे। जैसे कि ये अपर कास्ट वुमेन के लिए भी बहुत मिजरेबल फील करते थे, ये चाहते थे उन लेडीज़ के लिए भी बहुत कुछ करना। ये लेबरर्स की मिजरी के लिए भी बहुत कंसर्न थे, और ये जो लो कास्ट वाले लोग हैं उनको उनके साथ जो ह्यूमिलिएशन हो रहा था उसके लिए भी ये बहुत कंसर्न थे। अब जो ये मूवमेंट थे ये आगे बढ़ाए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने वेस्टर्न इंडिया में, EV रामास्वामी नायकर ने साउथ में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट करते हैं, हु कुड एंटर टेम्पल्स, मतलब टेम्पल में कौन एंट्री करना अलाउड था। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। जो अम्बेडकर हैं ये एक मेहर फैमिली से बिलोंग करते थे, और मेहर फैमिली से बिलोंग करने की वजह से, क्योंकि मेहर कास्ट जो है इसको अनटचेबल माना जाता था, तो इसलिए इन्होंने बहुत सारी चीज़ें, कास्ट प्रेजुडिस, कास्ट इनइक्वालिटी, इन्होंने सब कुछ एक्सपीरियंस किया हुआ होता था। इन्होंने स्कूल टाइम पर भी ये चीज़ें एक्सपीरियंस की थी, क्योंकि स्कूल में इनको क्लासरूम से बाहर बिठाया जाता था, वो भी ग्राउंड पर, और इनको उस टैप से पानी लेना अलाउड नहीं था जिस टैप से अपर कास्ट चिल्ड्रन पानी लिया करते थे या जिस टैप को वो पानी यूज़ किया करते थे। और जब स्कूल फिनिश हो गया ये US चले गए अपनी आगे की हायर स्टडीज़ करने के लिए, और जब वे वापस आई 1919 में इन्होंने कुछ अपर कास्ट की पावर के बारे में लिखा कि अपर कास्ट किस तरीके से लोगों को सप्रेस करती है। 1927 में अम्बेडकर ने एक टेम्पल मूवमेंट स्टार्ट किया। इस टेम्पल मूवमेंट में इन्होंने सभी मेहर कास्ट के लोगों को जोड़ा और सभी ने पार्टिसिपेट किया। और इस मूवमेंट में ये था कि जो लोअर कास्ट वाले लोग हैं या जो अनटचेबल जिन्हें आप बोलते हैं, उनका भी अधिकार है टेम्पल के अंदर एंट्री करने का। तो जो ब्राह्मण प्रीस्ट हैं वो इस चीज़ से बहुत नाराज़ हुए और बहुत गुस्सा भी हुए, क्योंकि वो जो दलित्स थे ना, वो टेम्पल के टैंक को भी यूज़ कर रहे थे, उसके पानी को भी वो यूज़ कर रहे थे। अम्बेडकर ने 3 मूवमेंट चलाए टेम्पल एंट्री के लिए। किससे कब से कब तक चलाए? 1927 से 1935 तक। और इनका एम ये था कि जो कास्ट प्रेजुडिस यहाँ पर फैली हुई है सोसाइटी में, उनके अंदर बहुत पावर है, ये दिखाना चाहते थे कि हम लोग एक हैं, ओके। और ये यूनिटी में बिलीव करते थे। यहाँ पर जो ये टेम्पल है ये गेटवे दिखाया गया है, जहाँ पर ये देखिए आप,
ठीक है। ये मदुराई टेम्पल है, इसका गेटवे है और यहाँ पर ये बताया गया है कि आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पर इस मंदिर में भी जो अनटचेबल जिनको माना जाता था उनको एंट्री करना अलाउड नहीं था। और ये तब तक की बात है जब टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुआ था, क्योंकि उसके बाद तो फिर इन लोगों को एंट्री मिल गई थी। चलिए बात करते हैं नॉन ब्राह्मण मूवमेंट की। ये स्टार्ट हुआ अर्ली 20th सेंचुरी में और ये किसने स्टार्ट किया? जो नॉन ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करते थे, मतलब जो ब्राह्मण की कास्ट से बिलोंग नहीं करते थे। और इनके पास एजुकेशन भी थी, वेल्थ भी था और इनका प्रॉपर इन्फ्लुएंस भी था। अब इन लोगों ने आर्ग्यूमेंट किया कि जो ब्राह्मण्स हैं ये आर्यन इन्वेडर्स के वंशज हैं। क्या है? आर्यन इन्वेडर्स के वंशज हैं। तो इन्होंने कहा कि ये जो लोग हैं आर्यन इन्वेडर के जो ये वंशज हैं ये कहाँ से आए हैं? ये आए हैं नॉर्थ साइड से और इन्होंने यहाँ के सदर्न पार्ट को जीत लिया। यहाँ पर अटैक करके सदर्न के पार्ट को, सदर्न एरिया को इन्होंने जीत लिया। और सदर्न पर रहने वाले कौन लोग थे? ड्रेविडियन रेसेस, जिनको ये कहते हैं कि ये यहाँ पर रहने वाले ओरिजिनल पीपल थे। और इन्होंने ब्राह्मणिकल जो भी पावर थी उनको चैलेंज किया। और ईवी रामास्वामी नायकर, जिनकी पिक यहाँ पर दी गई है, ये एक पेरियार फैमिली से बिलोंग करते थे और इन्होंने संस्कृत स्कल्पचर की प्रॉपर इनको ज्ञान था और ये कांग्रेस के मेंबर रहे हैं और इनको अच्छे से पता था कि किस तरीके से जो कास्ट डिस्टिंक्शन है वो हो रहा है और किस तरीके से लोअर एंड अपर कास्ट में एक डिस्टिंक्शन है। इन्होंने अनटचेबल्स को कन्विंस किया कि अपनी लड़ाई लड़िए, आप अपनी डिग्निटी के लिए फाइट कीजिए। तो पेरियार ने एक मूवमेंट निकाला और उस मूवमेंट का नाम दिया सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। और इस मूवमेंट के अंदर इन्होंने सभी को कहा कि अपनी डिग्निटी के लिए फाइट कीजिए, मतलब अपनी जो रिस्पेक्ट है वो बनाए रखिए। और जो ये अनटचेबल्स थे ये तमिल एंड द्रविडियन कल्चर से बिलोंग करते थे, जिनको ब्राह्मण्स ने अपने अधीन कर लिया था या उनको सब्जुगेट कर लिया था। अब रामास्वामी ने कहा कि अनटचेबल्स जो हैं उनको अपने आप को फ्री करना पड़ेगा ताकि वो सोशल इक्वालिटी को अचीव कर पाए। अब जो पेरियार थे ना, ये आउटस्पोकन क्रिटिक रहे हैं हिंदू स्क्रिप्चर के। इन्होंने हिंदू स्क्रिप्चर को बहुत क्रिटिसाइज़ किया, उसकी आलोचना की, जैसे कि कोड्स ऑफ मनु की, जो कि एक एंशियंट लॉ गिवर है, भगवत गीता, रामायण, इन सभी हिंदू स्क्रिप्चर को इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। और इन्होंने कहा जो ये टेक्स्ट है इनको यूज़ किया जा रहा है कि अथॉरिटी जमाते हैं ये ब्राह्मण्स किस पर? लोअर कास्ट पर। और ये अपना डोमिनेशन दिखाते हैं एक लेडी पर, विमेन पर। तो ये कहते हैं कि जो ये लोअर कास्ट को अपने अधीन रखे हुए हैं, जो विमेन को अपने अधीन रखे हुए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज टेक्स्ट, ये टेक्स्ट की वजह से अपना अथॉरिटी इस्टेब्लिश करते हैं। लेकिन जो ये एजर्शंस थे ये अनचैलेंज्ड नहीं गए, मतलब अब हिंदू जो सोसाइटी है उन्होंने भी इस पर रिएक्ट किया। तो कुछ ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी ने इनको अनचैलेंज्ड जाने नहीं दिया और इन्होंने इनको रिएक्ट कर लाइक अपने तरीके से इन्होंने रिएक्ट किया। जैसे कि इन्होंने कुछ एसोसिएशंस खोले, सनातन धर्म सभा, भारत धर्म महामंडल नॉर्थ में खोला और ब्रह्म सभा बंगाल में खोला। और इन्होंने कहा कि जो ये कास्ट डिस्टिंक्शन है ये हिंदुइज्म की कॉर्नर स्टोन है। कॉर्नर स्टोन मतलब आधारशिला है। तो इन्होंने कहा इन एसोसिएशंस में रहने वाले जो भी हिंदू ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी में से बिलोंग करते थे, उन्होंने कहा कि जो एक कास्ट डिस्टिंक्शन है ये एक हिंदुइज्म की कॉर्नर स्टोन है, उनकी आधारशिला है। और इन्होंने कहा कि ये जो चीज़ें हैं ये सैंक्टिफाई हैं स्क्रिप्चर्स के थ्रू, मतलब इनको पवित्र माना गया। अब जो ये कास्ट पर डिबेट एंड स्ट्रगल था ये कंटिन्यू रहा कॉलोनियल पीरियड तक और आज के टाइम पर भी ये यूं का यूं ही है। तो कास्ट सिस्टम जो है वो आज के टाइम पर भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है, कल मिलेंगे नए चैप्टर।